Hello students, in this video we will start off with electric field due to extended objects। आपको याद हो तो प्रीवियस लेक्चर के एंड में मैंने आपको बताया था एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट्स क्या होता है। एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट्स आर दोज ऑब्जेक्ट्स विच हैव लॉट्स ऑफ पॉइंट चार्जेस ऑन इट। मतलब आप बहुत सारे पॉइंट चार्जेस को कलेक्ट करके जब एक ऑब्जेक्ट बनाते हो तो उसको हम लोग कहेंगे एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट। सो जैसे फॉर एग्जाम्पल ये सेमी सर्कुलर रिंग है ना, ये जो सेमी सर्कुलर रिंग है अगर जो आप इस पे चार्ज डालते हो तो इट विल बी कलेक्शन ऑफ लॉट्स ऑफ चार्जेस, राइट। ऐसे बहुत सारे चार्जेस होंगे इस पे, कलेक्शन ऑफ लॉट्स ऑफ चार्जेस। सो दिस बिकम्स एन एग्जांपल ऑफ एन एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट। नाउ ये जो एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट है, इस एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे फाइंड आउट करता है, तो इसके लिए दो तरीके हैं। एक तरीका तो वो है कि इंटीग्रेशन टेक्निक, एंड दूसरा तरीका वो है कि जहां पे हमें गॉस लॉ करके एक लॉ है जो हमें यूज करना है। सो इस लेक्चर में हम लोग पहले वो सारे ऑब्जेक्ट्स कंसिडर करेंगे जहां पे इंटीग्रेशन वाली टेक्निक जो है वो हम लोग यूज कर पाए। सो बिकॉज दिस इज अ सेमी सर्कुलर रिंग, ओके, लेट्स से द चार्ज ऑन द रिंग इज Q, चार्ज इज Q and let's say radius is capital R, okay। तो यहां पे मैं चार्ज पर यूनिट लेंथ डिफाइन कर सकता हूं। सो चार्ज पर यूनिट लेंथ, इसको हम लोग कहते हैं लीनियर चार्ज डेंसिटी। दिस इज कॉल्ड एज लीनियर चार्ज डेंसिटी। सो दिस लीनियर चार्ज डेंसिटी, दिस इज डिफाइंड एज चार्ज अपॉन लेंथ, upon length. So if you see over here, the charge is Q, the length of the ring is 2 pi r, and ये linear charge density जो होती है इसके लिए lambda ये वेरिएबल यूज किया जाता है, ओके फाइन। So this tells you कि how is charge distributed over the length. This tells us something about distribution of charge over the length of the object. ठीक है। नाउ इस केस में व्हाट वी हैव टू डू इज वी हैव अ सेमी सर्कुलर रिंग, वी नो द चार्ज ऑन इट इज Q, वी नो द रेडियस इज R। नाउ इन आवर केस, अच्छा लेंथ हमारी 2 pi r नहीं है, सॉरी आई मेड अ मिस्टेक ओवर हियर, इट इज pi r, क्योंकि सेमी सर्कुलर है ना। तो हमारे केस में तो द लेंथ इज बेसिकली pi into r, ओके। नाउ ये जो है, ये अगर जो आप इस सर्कल को कंप्लीट करोगे तो ये इट इज द सेंटर ऑफ द सर्कल। सो लेट मी कॉल दिस एज द सेंटर ऑफ द रिंग, लेट्स से C। एंड आपको इस रिंग के वजह से इस पॉइंट C पे इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करनी है। नाउ व्हाट वी डू इज, हमें ये पता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड का जो डायरेक्शन होता है, मान लो कि आप, वी नो दिस इज कलेक्शन ऑफ पॉइंट चार्जेस। तब कोई भी एक पॉइंट चार्ज कंसिडर करो, मान लो यहां पे कोई पॉइंट चार्ज कंसिडर करते हो तो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन ऐसा होगा। बट आप वही यहां पे कोई पॉइंट चार्ज कंसिडर करते हो तो उस केस में इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन ऐसा होगा। तो आप डायरेक्टली इलेक्ट्रिक फील्ड्स को इस केस में ऐड नहीं कर पाओगे। द रीजन इज बिकॉज की इलेक्ट्रिक फील्ड्स विल हैव डिफरेंट डायरेक्शंस, एंड व्हेन वेक्टर्स हैव डिफरेंट डायरेक्शंस यू कैन नॉट डायरेक्टली ऐड देम, राइट। सो ऐसे केस में हम लोग इसको कैसे सॉल्व करेंगे, तो लेट्स लुक एट दिस नाउ। एक काम करते हैं, यहां पे एक छोटा सा सेक्शन कंसिडर करते हैं, ओके। ना ये जो छोटा सा सेक्शन है, इफ आई जस्ट ज्वाइन दिस, लेट्स ओके, सो यहां से लेट्स से दिस एंगल इज थीटा। सो ये जो एंगल होगा वो होगा हमारा d थीटा, ओके। यहां पे ये जो छोटी सी लेंथ है, लेट मी कॉल दिस लेंथ एज dx, ओके। तो बिकॉज दिस इज ऑल्सो द लेंथ ऑफ द आर्क एंड ये आपका रेडियस r है, तो आई कैन राइट dx एज r d थीटा। एंड इस छोटे से एलिमेंट पे चार्ज कितना होगा, द चार्ज ऑन दिस इज लेट्स से dq, दिस विल बी इक्वल टू चार्ज पर यूनिट लेंथ, दैट इज लैम्डा मल्टीप्लाइड बाय द लेंथ ऑफ दिस, दैट इज dx। सो दिस इज इक्वल टू लैम्डा r d थीटा, ओके। सो अब तक ये बेसिक्स हम लोगों ने कवर किए हुए। अब मान लो कि ये पॉजिटिव चार्जेस है, अब ये बहुत ही छोटा सा एलिमेंट है, ये बिकॉज बहुत ही छोटा सा एलिमेंट है आप इसको एक पॉइंट चार्ज की तरह ट्रीट कर सकते हो, ओके। यहां पे इवन तो ये आपको पॉइंट चार्ज नहीं लंबा दिख रहा है, बट
because it is very very small, you can treat this as a point charge. This can be treated as point charge, as point charge. Now because this can be treated as a point charge, हमें पता है ड्यू टू पॉइंट चार्ज आपकी जो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन होता है वो क्या होता है, आप इसको बस ज्वाइन कर दो. सो इट विल बी अवे फ्रॉम दिस पॉइंट चार्ज. तो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन ये होगा. दिस एंगल इज थीटा. इसको हम लोग दो कंपोनेंट्स में ब्रेक कर सकते हैं. एक होगा आपका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट. लेट्स से इलेक्ट्रिक फील्ड इज डीई, सो दिस बिकम्स डीई कॉस थीटा. एंड ये जो वर्टिकल कंपोनेंट है आपका, दिस विल बिकम इक्वल टू डीई साइन थीटा. ठीक है ना. उसी तरह से यहां पे अगर जो आपको ये छोटा सा सेक्शन कंसिडर करते हो, तो उस छोटे से सेक्शन की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड का जो डायरेक्शन होगा वो ऐसा होगा. इसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ये डायरेक्शन में होगा एंड वर्टिकल कंपोनेंट ये डायरेक्शन में होगा. तो व्हाट यू विल फाइंड इज कि आधे रिंग के लिए हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ये डायरेक्शन में, बचे हुए आधे रिंग के लिए हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ये डायरेक्शन में. एंड बिकॉज ये चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन सिमेट्रिकल है, तो ये डायरेक्शन में जो इलेक्ट्रिक फील्ड है एंड ये डायरेक्शन में जो इलेक्ट्रिक फील्ड है उसकी वैल्यू इक्वल ही होगी. तो दोज इलेक्ट्रिक फील्ड्स विल कैंसल ईच अदर आउट. सो लेट मी राइट दिस. हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट of electric field will cancel each other out, will get cancelled. Therefore, electric field will be vertical, will only have vertical component. सो अब हमें अगर जो इस इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड चाहिए, तो इट इज सिंपली इक्वल टू जो भी आपका वर्टिकल कंपोनेंट है, दैट इज डीई साइन थीटा. इसको आप इंटीग्रेट कर दो. ओके ना. सबसे पहले डीई की वैल्यू फाइंड आउट करते हैं. डीई की वैल्यू क्या होगी? पॉइंट चार्ज के वजह से किसी भी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होती है? 1/4 पाई एप्सिलॉन क्यू, दैट इज डी क्यू, डिवाइडेड बाय ये डिस्टेंस स्क्वायर, दैट इज आर स्क्वायर. सो दिस बिकम्स 1/4 पाई एप्सिलॉन. डी क्यू कैन बी रिटन एज लैम्डा आर डी थीटा डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर. ओके. सो नाउ ये एक आर और यहां पे ये कट हो जाएगा. सो लेट्स पुट द वैल्यूज नाउ. सो इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू लैम्डा अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन आर साइन थीटा डी थीटा. एंड थीटा कहां से कहां तक वेरी कर रहा है? एलिमेंट यहां से हमें यहां तक लेके जाना है. सो 0 से 180 डिग्रीज तक वेरी कर रहा है. ओके. नाउ दिस वुड बिकम, ये सारी चीजें कांस्टेंट है, बाहर आ जाएंगी. 4 पाई एप्सिलॉन आर इंटीग्रल ऑफ साइन थीटा वुड बी इक्वल टू माइनस कॉस थीटा. 0 से 180 degrees. Okay. Now if you put the limits, you will get it as 2. So this becomes equal to 2 into lambda upon 4 pi epsilon into r. So electric field is equal to lambda upon 2 pi epsilon r. And ये जो electric field है, it will have a vertical direction. This is vertical. ओके. सो सेमी सर्कुलर रिंग के वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे फाइंड आउट करता है? आई होप यू हैव अंडरस्टूड दिस. इसमें अब आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है. ओके. इफ यू वांट, यू कैन जस्ट रिवाइंड इट अगेन एंड जस्ट गो थ्रू दिस वंस, ताकि आपको समझ में आ जाए. ओके. नाउ नेक्स्ट व्हाट वी विल डू इज विल कंसिडर अ फुल रिंग. ओके. नाउ फुल रिंग के वजह से इट इज वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड. अगर जो आपको सेंटर पे इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करनी है, ओके, तो प्रॉब्लम क्या होगा?
हमें पता है कि हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट्स तो कैंसिल आउट करेंगे ही करेंगे, बट ड्यू टू सेमी सर्कुलर रिंग ये ऊपर वाले हाफ के वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड नीचे के डायरेक्शन में होगी एंड नीचे वाले हाफ के वजह से यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड ऊपर वाले डायरेक्शन में होगी। तो ये दोनों इलेक्ट्रिक फील्ड्स एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगे। इस केस में इलेक्ट्रिक फील्ड एट द सेंटर वुड बी 0। ठीक है, दिस इज ट्रू व्हेन द चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन इज यूनिफॉर्म। इज यूनिफॉर्म मतलब चार्ज इक्वली पूरे रिंग पे डिवाइडेड है। बट मान लो कि ऊपर वाले जो सेक्शन में चार्ज ज्यादा है, नीचे वाले सेक्शन में चार्ज कम है, तो अगर जो ऊपर वाले सेक्शन में चार्ज ज्यादा होगा तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड भी ज्यादा होगी। तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड ज्यादा होगी तो ओवरऑल फिर ये दोनों एक दूसरे को कैंसल आउट नहीं करेंगे। सो बट व्हेनेवर इन आवर केस हम लोग अज्यूम करें दिस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन इज यूनिफॉर्म एंड बिकॉज दिस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन इज यूनिफॉर्म you can say that electric field at the center is 0। अब हमें क्या फाइंड आउट करना है पता है, हमें ये फाइंड आउट करना है कि इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन द एक्सिस ऑफ द यूनिफॉर्म रिंग, इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन द एक्सिस। ओके, नाउ कंसिडर अ रिंग। ओके, यहां पे वापस आप ये मान के चलो कि चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन जो है दैट इज यूनिफॉर्म। लेट्स से द रेडियस ऑफ द रिंग इज कैपिटल आर एंड व्हेन आई से एक्सिस, एक्सिस मतलब हो गई ये रिंग। ओके, सो लेट्स से देयर इज अ पॉइंट विच इज एट अ डिस्टेंस x एंड हमें इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करनी है ड्यू टू दिस रिंग। लेट्स से द चार्ज ऑन द रिंग इज q। So in this case charge per unit length या linear charge density कितनी होगी, charge per unit length, so total charge is q, it is distributed over the entire circumference, right? ना ये जो पूरा circumference है इसका length होता है 2 pi r, so ये जो charge per unit length है that is q upon 2 pi r। ना यहाँ पे what we will do is we'll consider a small section, एक छोटा सा section यहाँ पे consider करता है। okay, Now, due to this small section, इस छोटे से सेक्शन के वजह से यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होगी, तो सबसे पहले तो इलेक्ट्रिक फील्ड का जो डायरेक्शन होगा वो इस तरफ होगा, दैट इज DE। ओके, लेट्स से द चार्ज ऑन दिस इज DQ। इफ आई से दिस एंगल इज थीटा, ओके, तो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन ऐसा होगा। सो आई कैन अगेन ब्रेक दिस अप इनटू 2 कंपोनेंट्स। एक होगा DE cos थीटा, एक होगा DE sin थीटा। ठीक है, सिमिलरली यहां पे अगर जो आप एक छोटा सा सेक्शन कंसिडर करते हो तो इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन ऐसा होगा। इसके दो कंपोनेंट्स कैसे होंगे, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट तो ये डायरेक्शन में होगा बट वर्टिकल कंपोनेंट ऊपर वाले डायरेक्शन में होगा। तो ये वर्टिकल कंपोनेंट एंड ये वर्टिकल कंपोनेंट कैंसिल आउट कर देंगे ना, क्योंकि ये चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन यूनिफॉर्म है। तो आई कैन से दिस द वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड will get cancelled out। ठीक है, वर्टिकल कंपोनेंट जो है दैट विल गेट कैंसल्ड आउट। सो जो भी कंपोनेंट बचेगा दैट विल ओनली बी द हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट। सो देयरफॉर इलेक्ट्रिक फील्ड विल ओनली हैव हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट। So your total electric field now, the magnitude would be equal to integral of DE into cos theta। ठीक है, अब एक एक चीज फाइंड आउट करना स्टार्ट करते हैं। हमें ये डिस्टेंस चाहिए, ये डिस्टेंस लेट मी राइट इट एज r, सो दिस कैन बी रिटन एज स्क्वायर रूट ऑफ x स्क्वायर प्लस r स्क्वायर। ठीक है, आपको cos थीटा चाहिए होगा, cos थीटा कैन बी रिटन एज x डिवाइडेड बाय r। So let me write it over here, cos theta is simply equal to x by r।
ओके, नाउ थैंकफुली आप इस रिंग का कोई भी एक काम करता है, अब ना इसको सॉल्व करना स्टार्ट करता है। सो DE, the value of DE would be equal to D 1 upon 4 pi epsilon, okay, into DQ divided by ये distance R square. So your total electric field E would be equal to integral of dE into cos theta. dE is 1 upon 4 pi epsilon dq by r square into cos theta. Cos theta is x by I made a mistake over here. Cos theta is x by small r. Sorry, x by r. Okay, so electric field now would become equal to integral of x upon 4 pi epsilon या आर क्यूब इंटू डी क्यूब। ओके, अब एक एक चीज देखते जाते हैं क्या क्या कांस्टेंट है यहाँ पे ना। इफ यू सी ओवर हियर पॉइंट पी का जो डिस्टेंस है, आप मान लो कोई भी और कहीं पे भी एक छोटा सा सेक्शन लो, ये जो डिस्टेंस है x दैट इज नॉट गोइंग टू चेंज ना। डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर ऑफ द रिंग एंड दिस पॉइंट, ये तो चेंज होगा नहीं, तो x जो है दैट इज अ कांस्टेंट। ये तीनों चीजें कांस्टेंट है। एंड आप कहीं का भी सेक्शन लोगे, r जो होता है दैट इज ऑलवेज स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, क्योंकि हर बार ये एंगल 90 डिग्रीज ही होगा। सो बिकॉज योर x इज कांस्टेंट, योर r इज कांस्टेंट, तो इवन दिस स्मॉल r हैज टू बी अ कांस्टेंट, so even this would be a constant. So I can simply write this x upon 4 pi epsilon r cube into integral of dq. इंटीग्रल ऑफ डी क्यू मतलब ये टोटल चार्ज को आप ऐड करोगे तो आपको जो ये इलेक्ट्रिक फील्ड मिलेगी दैट विल बी इक्वल टू एक्स अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन इंटू आर क्यूब, दिस वुड बिकम इक्वल टू क्यू। ठीक है, फाइन। सो दिस इलेक्ट्रिक फील्ड बिकम्स इक्वल टू 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन इंटू क्यू x divided by r cube. R cube can be written as x square plus r square raised to 3 by 2. Okay. Now in this case you can see that electric field जो है that is dependent upon x. अब दो केसेस हम लोग देखते हैं, ये आपको आई होप समझ में आया है कि दिस इज इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन द एक्सिस ऑफ यूनिफॉर्मली चार्ज्ड रिंग। इफ आई पुट x एज 0, अगर जो मैं x की वैल्यू 0 पुट करता हूं मतलब ये पॉइंट भी यहां पे सेंटर पे आ जाएगा। एंड हमें ये पता है कि किसी भी रिंग के सेंटर में इलेक्ट्रिक फील्ड जो होती है वो 0 होती है। तो लेट्स लुक एट आवर फॉर्मूला एंड इस फॉर्मूले से हमें ये आ रहा है या नहीं आ रहा वो एक बार चेक करते हैं। सो इफ आई पुट x एज 0, इफ x इज 0, then what will happen is if I put x as 0, electric field would be equal to 1 upon 4 pi epsilon q into 0 divided by 0 square plus r square raised to 3 by 2. So therefore your electric field will become equal to 0. This is expected, right? ये हम लोगों ने expect किया हुआ है। Okay. Now second case वो देखते हैं जहां पे ये जो point है it is very very far away, बहुत दूर है, it is very far away. If this point is very far from the ring, so x will be very very large. Okay. So next point, if x is very very large as compared to the radius of the ring, that is
the point is far away. Yes, far away. Now जब ऐसा होता है तब when x is very large as compared to r, तो ये x square will be very large as compared to r square. तो आप इस r square को इग्नोर कर सकते हो. So therefore I can write x square plus r square is approximately equal to x square. That is, r square is very small as compared to x square. x square. Okay. So इसको मैं सीधा x square लिख सकता हूं. Fine. r को मैं इग्नोर कर सकता हूं. So if I put it over here, what I'll get is ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है, this is equal to 1/4 pi epsilon qx. X square plus r square can be written as x square, and x square raised to 3/2 will be simply equal to x cube. So this is equal to 1/4 pi epsilon q by x square. Now if you compare this formula, this is very similar to this formula, right? 1/4 pi epsilon q square q by r square. And ये formula हम लोग point charge के लिए use करते हैं. So I can assume this when the point is very very far away, you can assume ring as a point charge. आप ring को, क्योंकि हम लोगों ने ये तो ring के लिए derive किया हुआ है, we have derived this for the ring, but आपको जो formula आ रहा है that is similar to the formula for a point charge. So what I can say is, for points far away from the ring, it can be considered as point charge. Ring can be considered as a point charge. Okay, you have to remember this. आप इस ring को point charge की तरह consider कर सकते हो. Okay. Now if x is very very far away, मान लो x is at infinity, बहुत दूर. Now if next case x is infinity, मान लो ये point P जो ये infinite distance पे है, तो उस केस में क्या होगा? आप x की वैल्यू यहाँ पे infinity पुट करो. So electric field would become equal to 1/4 pi epsilon q by infinity square. Anything divided by infinity is 0. So therefore electric field is 0. So अब the question is, हमें ये पता है. Okay. When x is equal to 0, let's say this is electric field, this is x. Okay. When x was equal to 0, when कहाँ पे, हाँ, if x is equal to 0, electric field is 0. So when x is equal to 0, your electric field is 0. And when x is equal to infinity, electric field is also equal to 0. So एकदम दूर आप जाओगे तो electric field वापस 0 होगी. So now there are two possibilities. One possibility is कि आपकी electric field, so there are two graphs that are possible. One graph is कि यहां से ये ग्राफ ऐसे ऊपर जा रहा है और फिर ऐसे वापस नीचे आ रहा है. और second possibility is this, ये यहां से ऐसे जा रहा है and then it is coming this. Okay, so either your electric field can have a maxima at a particular point or it can have a minima at that point. There could be a minima. अब हमें वो ही चेक करना है कि कौन सा ग्राफ यहाँ पे मैच कर रहा है, वेदर मैक्सिमा होगा या मिनिमा होगा. तो ये फाइंड आउट करने के लिए आपको बस क्या करना होगा, आपको यहाँ पे डेरिवेटिव निकालना होगा. यू विल हैव टू फाइंड आउट द डेरिवेटिव इन दिस केस. ओके, अनदर वे ऑफ अंडरस्टैंडिंग इट इज, नहीं, एक काम करते हैं, डेरिवेटिव निकालता है तो उससे आपको समझ में आ जाएगा. सो आई हैव डन द कैलकुलेशंस ओवर हियर. ये आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये जो एक्सप्रेशन हम लोगों ने डिराइव किया था इलेक्ट्रिक फील्ड का. ओके, अब हमें यही चेक करना है ना कि वेदर मैक्सिमा एग्जिस्ट करता है या मिनिमा एग्जिस्ट करता है. ये ग्राफ आपका ऐसा होगा या ऐसा होगा.
तो व्हाट आई हैव डन इज, ये जो एक्सप्रेशन है मैंने इसका डेरिवेटिव दिया हुआ है. नाउ इफ यू आर फोकसिंग ऑन नीट, ये एग्जैक्टली डेरिवेटिव कैसे आता है इससे आपको फर्क नहीं पड़ेगा. मतलब इवन इफ यू डोंट एग्जैक्टली अंडरस्टैंड दिस, दैट इज एब्सोल्युटली ओके, फर्क नहीं पड़ता उससे. जेई स्टूडेंट्स, इट्स गुड इफ यू कैन अंडरस्टैंड दिस. सो बेसिकली हम लोगों ने इसका डेरिवेटिव दिया हुआ है, तो q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन कांस्टेंट है, बाहर आएगा. ये u बाई वी रूल अप्लाई करोगे तो v इंटू डी यू, सो x का डेरिवेटिव इज 1 माइनस x इंटू इसका डेरिवेटिव दैट इज 3/2 एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर रेज टू 1/2 इंटू इस टर्म का डेरिवेटिव दैट इज 2x डिवाइडेड बाय द डिनोमिनेटर स्क्वायर. अब यहां पे तो ये डिनोमिनेटर स्क्वायर करोगे तो बस एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर क्यूब बच जाएगा. सो दैट इज व्हाट आई हैव केप्ट ओवर हियर. आप यहां से 2 and 2 को कैंसिल आउट कर सकते हो. सो यू विल गेट दिस एज 3x स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर रेज टू 1/2. यहां पे भी एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर है, यहां पे भी एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर है, यहां पे रेज टू 1/2 है, यहां पे रेज टू 3/2 है. तो आप एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर रेज टू 1/2 बाहर कॉमन निकाल सकते हो. तो यहां पे जो बचेगा दैट विल बी जस्ट एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, क्योंकि दिस इंटू दिस विल गिव यू दिस टर्म. सो दिस इज व्हाट विल रिमेन. यहां पे ये टर्म बाहर निकल गया तो -3x² आ जाएगा. अब मैं ना इस चीज को एक कांस्टेंट की तरह मानता हूं. कांस्टेंट इज नॉट द राइट वर्ड बिकॉज x वेरी करेगा तो आपका ये वेरी करेगा, बट इट इज अ पॉजिटिव टर्म. तो आई जस्ट पुट c ओवर हियर. c इज सम पॉजिटिव टर्म, क्योंकि ये तो कभी जीरो हो नहीं सकता. सी मैक्सिमा या मिनिमा फाइंड आउट करने के लिए आपको डेरिवेटिव को जीरो से इक्वेट करना पड़ेगा. ना यहां पे दिस टर्म कैन नेवर बी जीरो. सो जो भी टर्म जीरो हो सकता है वो यही टर्म हो सकता है. तो दिस इज बेसिकली आर स्क्वायर माइनस 2x². सो एट क्रिटिकल पॉइंट्स विच मीन्स जहां पे भी मैक्सिमा या मिनिमा हो, दिस डेरिवेटिव शुड बी इक्वल टू 0. सो व्हेन यू पुट दिस डेरिवेटिव एज इक्वल टू 0, तो आर स्क्वायर माइनस 2x² शुड बी इक्वल टू 0. सो इन दैट केस x इज इक्वल टू प्लस माइनस r/√2. नाउ इफ यू लुक एट दिस, ओके, अब ना हम लोग कौन सा ग्राफ अप्रोप्रिएट है वो देखता है. ओके, नाउ इफ यू लुक एट दिस, इफ द वैल्यू ऑफ x इज लेस देन r/2, सो हमें ये पता है कि दिस पॉइंट करस्पॉन्ड्स टू या दिस पॉइंट करस्पॉन्ड्स टू. हम श्योर नहीं है ना कौन सा ग्राफ है, ये बस क्रिटिकल पॉइंट है. वेदर इट इज मैक्सिमा या मिनिमा, इसके लिए नॉर्मली हमें सेकेंड डेरिवेटिव देना होता है, बट देयर इज अ डायरेक्ट वे ऑफ डूइंग इट. क्योंकि आप सेकेंड डेरिवेटिव देने जाओगे तो आप देख रहे हो इतना कॉम्प्लिकेटेड सा एक्सप्रेशन है, तो उससे अच्छा देयर इज अ वे ऑफ डूइंग इट. नाउ दिस पॉइंट रिप्रेजेंट्स r/√2. ठीक है, इसमें तो ये हमें क्रिटिकल पॉइंट मिल चुका है. नाउ व्हेन द वैल्यू ऑफ x इज लेस देन r/√2, तो मतलब आप इस पॉइंट की बात कर रहे हो. ओके, नाउ व्हेन द वैल्यू ऑफ x इज लेस देन r/√2, तो क्या होगा यहां पे आपका ये जो टर्म है, इफ x की वैल्यू r/√2 से कम होगी तो आपका ये जो टर्म है दिस विल बिकम पॉजिटिव. क्योंकि x की वैल्यू कम है तो ये टर्म इससे छोटा हो जाएगा. सो दिस टर्म इज पॉजिटिव, दिस टर्म इज पॉजिटिव. तो ये दिस इज नथिंग बट इक्वल टू dE/dx. तो आई कैन राइट dE/dx इज पॉजिटिव फॉर x less than r/√2, right? Now if dE/dx is positive for x less than r/√2, dE/dx, it is nothing but the slope of this graph. So therefore slope is positive. अच्छा, अब आप ये रीजन में देखते हो, यहां पे आप कोई भी पॉइंट देते हो तो आप स्लोप कैसे निकालोगे? आप यहां पे टैंजेंट ड्रॉ करोगे. ओके, एंड यहां पे ये जो एंगल होगा tan अल्फा, दिस इज अल्फा इज पॉजिटिव एंड इट इज लेस देन 90, तो tan अल्फा विल बी पॉजिटिव. तो यहां पे जो आपका स्लोप होगा, स्लोप विल बी ग्रेटर देन 0. इफ योर ग्राफ इज दिस वे, तो यहां पे योर स्लोप, बाय लुकिंग एट दिस ग्राफ, योर स्लोप इज ग्रेटर देन 0. सो आई कैन से फॉर द वैल्यूज विच आर लेस देन r/√2, अगर जो x की वैल्यू यहां पे है
एंड आप ये ग्राफ कंसिडर करते हो तो आपका स्लोप ग्रेटर देन 0 आ रहा है, एंड यही होना चाहिए ना आपको, स्लोप ग्रेटर देन 0, स्लोप शुड बी पॉजिटिव। तो ये वाला जो ग्राफ है वो मैच कर रहा है। अब मान लो कि आप यहां पे कोई एक पॉइंट देते हो, यहां पे अगर जो आप ये स्लोप बनाओगे तो यू कैन सी दैट ये वाला जो आपका एंगल है, ये एंगल नेगेटिव है, नेगेटिव एंड अक्यूट है। ओके, तो यहां पे जो आपका स्लोप आएगा, आप अगर जो tan अल्फा निकालोगे, यहां पे आपका स्लोप इज नेगेटिव, एंड इफ योर स्लोप इज नेगेटिव, ये कंडीशन को सेटिस्फाई नहीं कर रहा है ना। फॉर x लेस देन r/√2 योर स्लोप हैज टू बी पॉजिटिव, सो विच मीन्स this graph is correct. So you have to remember that at this point, at r/√2, this graph will have a maximum. Okay. I hope you have understood this. Similarly, इस ग्राफ को जब आप ये साइड पे बनाओगे तो ये साइड पे by the same arguments you can say that ये जो ग्राफ होगा वो ऐसा होगा। This is how your graph would be. एंड ये वाला जो पॉइंट है दिस करस्पॉन्ड्स टू -r/√2। ठीक है, फाइन। नाउ ये ग्राफ नेगेटिव एंड पॉजिटिव का मीनिंग बस ये है कि पॉजिटिव मतलब हम लोग ये मान रहे हैं कि ये आप इस डायरेक्शन में, मतलब जब आप यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करने की कोशिश कर रहे हो तो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन जो होता है दैट इज ऑलवेज अवे फ्रॉम पॉजिटिव चार्ज। तो इस रीजन में व्हेन x is positive, electric field will be in this direction. When x is negative, electric field will again be away from the ring. तो इलेक्ट्रिक फील्ड आपकी ऐसी होगी। ठीक है, तो दिस इज हाउ योर ग्राफ वुड बी। अनदर वे टू अंडरस्टैंड दिस वुड हैव बीन जस्ट सेइंग दिस की पॉजिटिव चार्जेस है ना, पॉजिटिव चार्जेस है तो इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगी वो हमेशा इसी डायरेक्शन में होगी, एंड ये डायरेक्शन अगर जो आपका पॉजिटिव है तो योर इलेक्ट्रिक फील्ड इज पॉजिटिव ओवर हियर। ठीक है, हाउ मच वुड बी द वैल्यू ऑफ दिस इलेक्ट्रिक फील्ड, ये फाइंड आउट करने के लिए आपको x के जगह पे बस r√2 पुट करना है। सो इफ यू पुट r√2 ओवर हियर, द वैल्यू दैट यू विल गेट इज, सो व्हेन यू पुट द वैल्यूज ओवर हियर, आप x की वैल्यू r/√2 इस एक्सप्रेशन में पुट कर दो। आप इस एक्सप्रेशन में पुट करोगे एंड इसको इस तरह से सॉल्व करते जाओगे तो इवेंचुअली यू विल गेट दिस 1/4πε q/r² इंटू 2/√27। सो यहां पे ये जो वैल्यू है इट इज दिस वैल्यू E max। ठीक है, वी विल स्टॉप ओवर हियर। फाइन, थैंक यू।